नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम आपके लिए फिर से कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके लाए हैं, जो आपको फ्यूचर के कांस्टेबल के एग्जाम में किसी भी कांस्टेबल, ऑल इंडिया कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच चला रहे हैं हम लोग, जिसमें यूपीपी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम है या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम है, उनके प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर एक कांस्टेबल का जो एक लेवल हो सकता है, उस लेवल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बैच हम चला रहे हैं जुनून बैच में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। कहते हैं ना, अगर वक्त बुरा हो तो इंसान को धैर्य से काम लेना चाहिए। वक्त आपकी परीक्षा लेता है और जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं ना, तो फिर वो वक्त आपका दौर बन जाता है। तो अगर आज के समय में और आज की परिस्थिति में आप किसी भी तरह से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, घर की समस्याओं से परेशान हैं, तो घबराना नहीं है दोस्त। इन सब के बीच अपनी मेहनत, लगन और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अभी आपने देखा है, कल जो है यूपीपी के वैकेंसी के बारे में न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिसंबर मैक्सिमम जनवरी में एग्ज़ाम चाहे जिस भी तरीके से गवर्नमेंट करा देगी, ये पक्की बात है। तो अब भी पर्याप्त समय है आपके पास, मन से लग जाइए, एकदम हमारे जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा तो आप समझ लेना, हो ही नहीं सकता ऐसा कि ना निकले, संभव ही नहीं है कि ना निकले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक टीवी 20,000 रुपये में खरीदा जाता है और 18,000 में बेचा जाता है। टीवी का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ गुड, एक थिकनेस, हाँ ये पानी नहीं है, हानि है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग का एरर हो जाता है कभी कभार। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बच्चा ध्यान दो, 20,000 का टीवी कितने में बेच दिया? 18,000 में। तो लॉस कितना है? 2,000। और ये 2,000 का लॉस सीपी कितना है? 20,000। तो सीधा सीधा तो दिख रहा है ना, गुणित 100 कितना? 10%। या तो फिर सीधा समझते कि 2,000 का लॉस, 2,000 20,000 का कितना है? 10%। तो लॉस परसेंट कितना आ गया? 10%। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। राजन ठहरे पानी में 7 किमी प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। राजन ठहरे पानी में 7 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब बहुत सिंपल तरीके से समझ लो सवाल, बहुत बहुत आसान से समझ लो कि शांत जल में, मान लो शांत जल में नाव कितना? x। ठीक, और धारा की चाल मान लो, धारा की चाल y। तो कह रहे हैं कि अब आप देखो कि x प्लस वाई क्या है। धारा के साथ चाल x प्लस वाई बराबर 7.5 प्लस वाई, और धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई का मतलब हो गया कि 7.5 माइनस वाई। यही चक्कर है। अब कह रहे हैं कि धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत आने में जो दूरी में 2 गुना का समय लगता है। ठीक है, 2 गुना समय लगता है। साथ दोस्त समझने की ज़रूरत है कि 2 गुना समय है, तो इसको आप कैसे टैकल करोगे। देखो कैसे टैकल करते हैं, बहुत आसानी से इसको टैकल करना है क्वेश्चन को। अब आप देखो कि अगर इस चाल से जा रहा है आदमी, किस चाल से? 7.5 प्लस वाई से, तो और अगर 7.5 माइनस वाई से जा रहा है, तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो ये तो चाल है, यहाँ कह रहे हैं ये 2 गुना समय ले रहा है। तो 2 गुना समय ले रहा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे? ये जल्दी जाएगा, तो या 2 से गुणा कर दोगे आप। ठीक है, 2 से गुणा कर लोगे। ठीक, अब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए अगर t टाइम लग रहा था, तो यहाँ 2t टाइम लगेगा और बराबर हो जाएगा। चाल ये 1 घंटे में और ये 2 घंटे में। ठीक है, तो 7.5 प्लस वाई इज इक्वल टू
15 माइनस 2y, या यूँ कह सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू 7.5 या y इज इक्वल टू 2.5 kmph। कह रहे धारा की गति ज्ञात करनी थी, तो धारा की गति आपको ज्ञात हो गई। अब धारा की गति 2.5 है, आप चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ से देखोगे तो इसकी चाल 10 और यहाँ से देखोगे तो 5। ऑब्वियसली 2 गुना समय लगेगा यार, चाल में एक 2 संबंध 1 का अनुपात है तो समय में 1 संबंधित 2 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, ये 2.5 होगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मेरे किसी भी सवाल में के प्रैक्टिस सेशन में किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप जिस चैप्टर से रिलेटेड वो सवाल है, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, आप हमारे चैप्टर चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में जाकर वहाँ से उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। हो सकता है मेरा मेथड भी आपको ना समझ में आ रहा हो, कारण ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, परसेंटेज का जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, हो सकता है उस तरीके से आप अवेयर ना हो, उस मेथड से आप परिचित ना हो, इसलिए समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप उस चैप्टर वाइज कंटेंट से जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब आप देखो इस सवाल को देखो, कह रहे हैं कि ए और बी का मौसा 7 है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौसा कभी नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा, अब इसमें से जो 7 से नहीं कटेगा वो क्या है, वो कभी भी मौसा नहीं होगा। तो देखो ये भी 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7, 6 13, 7 9 63, 2 7 4 28, ये भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 2 28 1, ये भी कट रहा है। पक्का बात है ये नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 1 18, 4 6 नहीं कट रहा है, यानी इसका मतलब यही आपका आंसर है। लौसा का क्या मतलब है भाई, ए और बी का मौसा 7 है, तो लौसा क्या होगा, लौसा हमेशा वो संख्या होगी जो मौसा से कटे, क्योंकि मौसा गुणित लौसा बराबर ही होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। और लौसा मौसा का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि मौसा से लौसा को कटना ही कटना है, ठीक है। तो ये आपका 1586 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 22,000 रुपया 22% प्रतिवर्ष पर पहले 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 387.2 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लेते हैं हम कि मूलधन 100 रुपए है, तो 22% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 44 रुपए। कितना हो गया, 44। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, बात को समझो। अब अगर यही 100 रुपया 22% की दर से 2 साल के लिए दिया जाए तो 122/100 और गुणित 122/100 कितना रिटर्न देगा, एक जी 100 को खत्म कर देगा। फिर ये आपको रिटर्न देगा 122 का स्क्वायर 22 हम 484 का 84 4 144 148 और 2 अंक पर दशमलव, ये आपका क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सीआई कितना हो जाएगा, 100 घटा दोगे तो आपका सीआई आ जाएगा 48.84, ये आपका सीआई हो जाएगा। डिफरेंस की बात कह रहे हैं ना, तो डिफरेंस क्या है, 48 और 44 4.84 इज इक्वल टू 387.2 या 484 बराबर 38720, और ये पूरा इसको 8 बार काट देगा, 8 चौका 32 दिख रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मूलधन कितना था, तो मूलधन 100 बराबर कितना हो जाए। दोस्त समझाने में भले आपको इतना टाइम मेरा किल हो रहा है और आपको लग रहा है कि अरे इतना टाइम कहाँ है एग्जाम में, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मेंटली सॉल्व हो जाती हैं, उसको पेन पेपर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे पेन पेपर, सॉरी 1 बराबर 20 आ गया, 1 बराबर 80, 8 बार कटेगा ना, हाँ, तो ये सवाल कितना, आंसर कितना आ गया 8000। 484 बराबर 38,720 काटेंगे तो 1 बराबर 80 आ जाएगा। तो मूलधन 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो मूलधन 100 जो है वो कितना हो जाएगा, मूलधन 100 आपका 8000 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ध्यान दीजिएगा कि एक बर्तन में स्पिरिट और पानी 4 संबंधी 3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो स्पिरिट और पानी का अनुपात 5 संबंधी 4 हो जाता है। बर्तन में प्रारंभिक मात्रा क्या थी? बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल। जितना टाइम आपको पढ़ने में लगा है ना, उससे कम टाइम में आंसर 15 लीटर। देखो कैसे, अब यही है ना, आपको आंसर पता है, मुझे पता है, और आप अभी मैं बता दूंगा तो आप भी मेंटली सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब आप पेन पेपर यूज करते हो तो आपको टाइम लगता है। ये स्पिरिट है और ये वाटर है। पहला फेज ये है कि 4:3 का रेशियो था। दूसरे फेज में ये रेशियो कितना हो गया? 5:4 हो गया। 5:4 हो गया। क्यों? क्योंकि इधर भी 5 लीटर मिलाया और इधर भी 5 लीटर मिलाया, तो अनुपात में 1 बढ़ा 1 बराबर 5। तो प्रारंभ में पानी 3 है, तो प्रारंभ में पानी कितना हो गया? 15 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 15 लीटर आपका सही आंसर है। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंड कर दूं क्वेश्चन। हाँ, अब ध्यान से समझो। एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है, और यदि वह खिलौने ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौनों का बिक्री मूल्य बराबर हो जाता है। लेकिन अगर खिलौना ए को 50% और खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचता है तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है? तो खिलौना बी का बिक्री मूल्य क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि खिलौना बी का बिक्री मूल्य क्या होगा। हाँ, ध्यान देना, खिलौने का बिक्री मूल्य नहीं, खिलौने बी का। ध्यान देना इस बात को। खिलौने बी का बिक्री मूल्य क्या होगा। अब आप बात समझो कि दोस्त 3600 रुपया है। कितना रुपया है? 3600। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। क्या डिवाइड कर दिया? एक पार्ट मान लिया ए है, खिलौना ए खिलौना बी। पहला पार्ट यक्स में है। एक व्यक्ति ने 2 खिलौने ए और बी खरीदा। मान लिया ए को एक्स में खरीदा और बी को कितने में खरीदेगा? तब 3600 माइनस एक्स में खरीदेगा। और पहले पर कह रहे हैं ए और बी, यदि वह खिलौना ए को 20% 120/100 और इसको 50% यानी 150/100 पर बेचता है तो क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। यही कह रहे हैं कि बिक्री मूल्य बराबर हो जाता है। 100 से खत्म हो गया, ठीक है ना। 100 से खत्म हो गया। 3 से काट दोगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और देख लोगे तो 4x = 18,000 माइनस 5x, या x बराबर 9 दूनी 18, 2000। 2000 किसका हो गया? खिलौना ए हो गया। तो खिलौना बी कितने का हो गया? खिलौना बी कितने का हो जाएगा? खिलौना बी हो जाएगा 1600 का। अब कह रहे हैं कि 1600 के खिलौने को बी को 20% लाभ पर बेचता है तो खिलौने बी का बिक्री मूल्य, तो बी SP ऑफ बी = 1600 गुणित 120/100। सॉल्व कर लोगे, 1600 है 00, 16 बरहम हो जाएगा आपका 192 और 0 चिपक जाएगा 1920 रुपया। ये खिलौने बी का बिक्री मूल्य हो जाएगा। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई दुख कष्ट समस्या परेशानी भैया नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? एक कार ए और बी, ध्यान देना, बहुत आसानी से सवाल को हम लोग कर लेंगे। कह रहे हैं कि समझ लीजिए, 1 मिनट। कार ए और बी की गति 3 संबंधे 5 के अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में 450, देखो पहले ए और बी है कार, स्पीड क्या कह रहे हैं? 3 संबंधे 5 है। कह रहे हैं ए 15 घंटे में 450, 15 3 45, 30 की, मतलब चाल कितनी होंगे? 15 30 किमी प्रति घंटा दूरी तय करती है। तो कार बी द्वारा 2500 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर तो अपने को पता है दूरी बटा चाल, और अगर 3 पर चाल 30 है तो बी की चाल कितनी हो जाएगी? 5 पे 50 हो जाएगा, और समय 2500 किलोमीटर जाना है तो 2500/50, 100 से खत्म, 5 पचे 25, 50 आवर्स, 50 घंटे का समय लगेगा। यहां तक क्लियर है मामला? समझ लो, गति का अनुपात 3 संबंधे 5 है, ठीक है। तो गति का अनुपात 3 संबंधे 5 है और ए की गति 15 घंटे में 450 किलोमीटर, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय 15 45 30 किमी प्रति घंटा हो गया, 30 kmph हो गया। और अगर
30 kmph हो गया तो 3 30 है तो 5 कितना हो जाएगा 50, समय बराबर दूरी बटा चाल, 2500 बटा 50 यानी 50 घंटे। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ होता है, लाभ मिलता है। तो जो 80 रुपए होता है तो दी गई छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अब बात को समझने की कोशिश करो दोस्त। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 25% लाभ होता है जो कि 80 रुपया होता है। 25% लाभ कितना होता है 80 रुपया होता है तो दी गई छूट। अब अगर जो लाभ है प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है दोस्त ये बताओ मुझको। प्रॉफिट 25% बराबर 80। एसपी की अगर आप बात करोगे तो एसपी कितना होगा प्रॉफिट के साथ 125% यानी 5 से गुणा हुआ तो यहाँ 80 में 400 का आपका एसपी आ जाएगा। ये एसपी हो गया 400। कह रहे 25% की छूट कितनी दी है 20%। तो ये 400 क्या है एमपी का 80% बराबर 400। तो एमपी पूरा कितना हो जाएगा एमपी बराबर हो जाएगा 500। यही एमपी क्या है अंकित मूल्य है। तो कह रहे हैं दी गई छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अब अगर 500 पे आप 20% का डिस्काउंट ऑफर करते हो तो 500 पे 20% ऑफर करोगे छूट तो कितना मिलेगा आपको 20% 100 रुपए। 100 रुपए की छूट मिलेगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल को फिर से समझ लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है जो कि 25% लाभ 80 रुपए के बराबर है। 80 रुपए का लाभ होता है। बस सीधा सीधा समझो लाभ भी 80 रुपए होगा। क्यों होगा देख लो 25% बराबर 80 है अगर तो सीपी की बात करोगे तो 4 से गुणा कर 8 का 32 320 का सामान कितने में 400 में बेच रहे हो ना तो प्रॉफिट तो हो गया 80। ये क्लियर हो गया मामला। कह रहे हैं कि 25% बराबर 80 और 25% के लाभ पर बेचे हो तो रिटर्न कितना पाए होगे 125%। 25% अगर 80 के बराबर है तो 125% कितने के बराबर हो जाएगा 400 के। और जब 400 के बराबर हो जाएगा तो ये छूट के बाद का मूल्य है और छूट आपको 20% का मिला है। तो छूट जब 20% का मिला है तो छूट का 80% ये 400 है यानी अंकित मूल्य कितना था 500 था और अब 500 पे 20% का छूट चाहिए आपको तो 100 रुपए का छूट मिलेगा आपको। छूट 100 रुपए हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज पर 8 महीने के लिए निवेशित किया जाता है तो 8 महीने के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे, क्या बच्चों जैसा सवाल हो गया ना, बच्चों जैसा सवाल हो गया लेकिन एग्जाम में बनता है दोस्त। तो ये 5500 मूलधन गुणित दर गुणित समय 8/12/100। 8/12 क्योंकि 8 माह को साल में बदलना है तो 12 से भाग दे देंगे। 3 0 और 12 को काटोगे तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 55 दूना 110। आंसर डन। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दो बाइक 20 किमी प्रति घंटा और 80 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक गंतव्य स्थान से शुरू करते ही एक गंतव्य पर पहुंचते हैं। ठीक है, यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेता है 15 मिनट में अधिक लेता है 15 तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप बात समझो, दो बाइक 20 किमी प्रति घंटा और 18 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। बच्चा ध्यान से समझना सवाल। बाइक ए है मान लो एक बाइक बी है। ये बाइक ए 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से अपने गंतव्य पर पहुंचा। बाइक बी जब ए अपने गंतव्य स्टॉप पे पहुंचा, बाइक बी स्टॉप से 15 मिनट कितना पीछे 15 मिनट पीछे है। इसका भी गंतव्य ये बना दो, इसका भी गंतव्य ये बना दो। कितना पीछे है भाई 15 मिनट पीछे है। 15 मिनट पीछे है। अब मुझको एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये 15 मिनट पीछे है, इसकी चाल 20 kmph है और इसकी चाल 18 kmph है तो कितना किलोमीटर पीछे है? एक घंटे में जो 18 किलोमीटर जाएगा, 18 किमी प्रति घंटा का क्या मतलब है? 18 किमी प्रति घंटा का मतलब एक घंटे में 18 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 मिनट एक घंटे का 1/4 है, चौथाई है। तो 18 का चौथाई कितना 4.5 किलोमीटर ये
बैक रह गया। ए अपने जब गंतव्य पर पहुंच गया तो बी उससे 15 मिनट पीछे है, या 15 मिनट देर से पहुंचता है, या 15 मिनट अधिक लेता है। इसका मतलब कितना, 15 मिनट लेट है, 15 मिनट पीछे है, और 15 मिनट पीछे का मतलब ये हो गया कि 4.5 किलोमीटर पीछे है। क्लियर हो गई बात। अब देखो दोस्तों क्या मामला है, 4.5 किलोमीटर। अब मुझको बताओ ए की चाल अगर 20 है और बी की चाल 18 है, तो 2 किलोमीटर का डिफरेंस बनेगा कितने देर में, 1 घंटे में गुरु। तो 4.5 किलोमीटर का डिफरेंस कितने देर में बनेगा, 1/2 गुणित 4.5, मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो बनेगा वो हो जाएगा 2.25 1 घंटे में आर, यानी 2.25 घंटे, 2 घंटा 2 सही 1/4 घंटे, या 2 सही 2/5 घंटे का क्या है, यात्रा है। तो इतने घंटे की यात्रा में इतना अंतर आएगा 4.5 किलोमीटर का। फिर से समझ लो, ए की चाल 20, बी की चाल 18, हर घंटे बी ए से 2 किलोमीटर पीछे रह जाएगा। और जब पूरी यात्रा समाप्त होती है तो आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि बी ए से 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर बैक है। तो अगर 2 किलोमीटर 1 घंटा में बैक होता है तो 4.5 किलोमीटर बैक होने में, पीछे रह जाने में कितना समय लगेगा, 2.25 घंटा, यानी पूरी यात्रा का समय कितना हो गया, 2.25। तो दूरी कितनी हो गई, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल 20 और समय कितना 2.25, यानी हो गया 45 किलोमीटर। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है बात दोस्त, बहुत सिंपल तरीके से सवाल आपने डील कर लिया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान में 1445 रुपए मूल्य है तो उसका खरीद मूल्य क्या था। तो सिंपल मान लेते हैं ना, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। मान लिया 2 साल पहले एक्स का था या एक्स रुपए में खरीदा गया, 2 साल में इसका रेट 85/100 15% कम हुआ, फिर 85/100। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, सवाल को 1445 गुणित क्या कर देते हैं 100/115 गुणित 100/115। ऐसा नहीं करना है दोस्त। बराबर कितना हो गया 1445, या अगर आप 200 वर्ष पहले का मूल्य जानना चाहते हैं तो 1445 गुणित कितना हो गया 100/85 गुणित 100/85, और ये हो जाएगा 17×5 और 5 हम 100। ठीक है ना। तो काट लेंगे आप, ये 17 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, ये 17 बार, और 17 में होता है 289, और देखेंगे आप तो 5 बार कट जाएगा। 5 9 45 की 5 हासिल 4 5 8 40 44 4 5 9 10 14, 5 बार कट गया। 20 हम 400 और 400 पचे 2000, यानी मशीन का मूल्य क्या था 2000। बड़ा लिख दूं 2000। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य मशीन का 2000 रुपए था। कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है। ध्यान देना, बड़े आसान से भैया, जहां दूध वाले आ जाए वहां सावधान हो जाओ भाई। ठीक है ना, ये दूध वाले बड़ा खतरनाक काम कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध के मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बात को समझने की कोशिश करो दोस्त। अगर कोई मान लो 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध का मतलब 1000 ml दूध खरीदता है, ठीक है, कितने में 100 रुपए में, और 20% के प्रॉफिट पर बेचता है तो 120 रुपए में बेच देगा। यही मतलब है ना। 1000 ml दूध 100 रुपए में अगर खरीदा है, मान लीजिए सीपी है, तो 20% के प्रॉफिट पर ये एसपी है, और ये दूध की मात्रा है। ध्यान देना, ये दूध की मात्रा है। कौन, मिल्क। ठीक, कह रहे हैं कि वह 10% पानी मिला देता है, तो 10% पानी अगर इसमें मिलाएगा तो 100 ml दूध उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पानी का मूल्य में उसको सीधा वो दूध के मूल्य में बेच देगा।
तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको? 10%। 100 ml में उसको, अब आप देखो 100 ml भाई 1000 ml अगर 120 रुपए में बेच रहा है तो 100 ml कितने में बेचेगा? 12 रुपए में बेचेगा, यानी 132 रुपए। 100 रुपए का दूध पानी मिला के 132 रुपए में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? प्रॉफिट बराबर हो गया 32%। क्लियर हो रही बात? सिंपल समझो, 1000 ml दूध 100 रुपए का खरीदे, 20% के प्रॉफिट पे बेचे तो 120 रुपए बेचेगा। अगर उसमें वो 100 ml पानी मिला दे तो ये पानी तो फायदा हो गया ना, उसका प्रॉफिट हो गया, पानी उसका प्रॉफिट हो गया, यानी 12 रुपए उसने बचा लिए। 100 ml 12 रुपए में बेचेगा, और जो कि फ्री का था, जीरो का था, उसका सीपी जीरो था, तो 12 132। यानी अब देखो आप, अच्छा एक मिनट, अभी देखो आप, अभी देखो, एक मिनट, अभी कितना दूध हो गया? 1100 ml दूध हो गया उसके पास, और 1100 ml दूध बेच दिया 132 में, 132 में। हाँ ध्यान देना, जरा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। 132 में तो 100 ml दूध कितने में? 11 से काट दो, ध्यान देना, 100 ml दूध आ जाएगा आपको 11 का 11 12 रुपए में, तो 1000 दूध कितने में आ जाएगा? 1000 ml दूध आ जाएगा 120। अच्छा, तो दूध तो है नहीं, पानी है ना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ठीक है, सही कर रहे थे हम लोग सही थे, ठीक ना? एक मिनट, हम लोग सही थे, हम लोग जो कर रहे थे वो सही था गुरु, ठीक। 100 का दूध कितने में बिक गया? 32 में। इसका मतलब सीधा सीधा सा हो गया क्या कि उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 32%। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, ध्यान देना। 3 क्रमागत संख्या यानी x + x + 1 + x + 2 बाई 3 का औसत, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहले संख्या यानी x के 1/3 से ये 15 अधिक है, तो इधर 15 जोड़ दिया, यानी 3x + 3 बाई 3 = x + 45 बाई 3। 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप ले लेंगे तो 2x = 42 या x = 21। सबसे बड़ी संख्या x + 2 यानी 21 + 2 = 23 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 21 + 2 23 हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन होगा 23, ठीक है, यही ऑप्शन काट के 23 बना लो, ये 23 होगा, टाइपिंग का कुछ मिस्टेक होगा लेकिन 23 आएगा, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी में प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।